नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 में शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद दिल्ली के इलाकों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में सुबह से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इधर बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यहां किसी भी वक्त बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। दोनों ही जगहों पर पिछले कई दशकों से जो लोग रह रहे हैं, कालकाजी में झुग्गियां बनी हुई है तो बाटला हाउस में रिहायशी कॉलोनियां तक बस गई हैं। लेकिन ये सब अतिक्रमण है, ये याद रखना होगा। अतिक्रमण 5 साल पुराना हो, 5 महीने पुराना हो या 1 दशक पुराना हो, अतिक्रमण अतिक्रमण ही कहलाता है। तो जो रिहायशी कॉलोनियां बसी है, कई बड़े बड़े शोरूम बन गए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको दोनों ही जगहों की तस्वीरें विस्तार से दिखाती हूं और सबसे पहले कालकाजी की खबर बताती हूं। यहां पर सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बनी हुई 1200 झुग्गियों को गिराया जा रहा है। इन झुग्गी बस्तियों में करीब 2000 लोग रहते हैं। यहां पर प्रशासन ने कल ही लोगों को अपनी झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। लोगों को अपने सामान निकालने के लिए कह दिया गया था, लेकिन आज सुबह 5 बजे ही डीटीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखें, लगातार अतिक्रमण रहा और कई सालों तक रहा। 1 मंजिला इमारत बनी, फिर 2 मंजिला इमारत बन गई। पहले झुग्गियां थी, झुग्गियों को की जगह आप देखें ईंट सीमेंट वाला कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। घर तो बने ही बने, दुकानें भी बन गई। दुकानें छोड़िए, शोरूम भी तैयार हो गए। कल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी के इस भूमिहीन कैंप में पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी किया था। इसे देखते हुए आज भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की और भूमिहीन कैंप की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। इस समय हम कालकाजी के भूमिहीन कैंप में मौजूद है, जहां पे लगातार सुबह 5 बजे से बुलडोजर एक्शन जारी है। दरअसल 1200 झुग्गियों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ियां थी ये केंद्र की जमीन पे बनाई गई थी। बाकायदा 1990 से लोग यहाँ पे रह रहे थे। हालांकि एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जिसे धीरे धीरे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर में लोगों ने बदला। लगभग जो 3024 फ्लैट यहाँ पे बना लिए गए थे, जिनके बदले सरकार ने 1830 फ्लैट पुनर्वास योजना के तहत लोगों को दिए। लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन में भी लोगों ने हर एक सुविधा को यहाँ पे लेना शुरू कर दिया गया था। बाकायदा सरकारों की तरफ से यहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थे, वाटर सप्लाई थे। जो जो लोग यहाँ रह रहे थे वो पूरी तरीके से दिल्ली के निवासी बन चुके हैं। उनके पास अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है और वो जो 5 साल में होने वाले असेंबली इलेक्शन है उसमें भी भाग लेते थे, लोकसभा इलेक्शन में भी वो वोट करते थे। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आया है तो बुधवार को सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे बुलडोजर एक्शन जारी है। अब देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों के नाम पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ पे बाकायदा दुकानें चलाई जा रही थी और धीरे धीरे एक पूरी कॉलोनी को यहाँ पे इस तरीके से बसा लिया गया था कि जब ये घर टूटे तो कई परिवारों ने अपने घरों को खोया है। फिलहाल यहाँ से सामान हटा लिया गया है और मिनटों में इस पूरे जेजे क्लस्टर को मिट्टी में बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर लिया गया है। दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में डीडीए ने 1862 लोगों को फ्लैट दिया है। इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वो लोग यहाँ पर 1990 से रह रहे हैं, 1990 से यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकी दलील को खारिज कर दिया और डीडीए को अवैध निर्माण हटाने के लिए हरी झंडी दे दी। इस भूमिहीन कैंप में लोग 1990 से रह रहे हैं। पहले यहाँ पर केवल रोड किनारे झुग्गियां बनी थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर ईंट के सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनने लगे। अब पूरा इलाका झुग्गी बस्ती के रूप में तब्दील हो चुका है।
कालका जी भूमिहीन जेजे क्लस्टर पे आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लोग सालों से यहाँ रह रहे थे, दुमंजिला तिमंजिला सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी बना लिया था। ये वो लोग हैं जिनके पास बाकायदा सभी डॉक्यूमेंट्स थे। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत दास है। भूमिहीन कैंप B253 मेरा घर था, तो मैं यहाँ 45 साल हो गए मेरे को, तो मेरे को घर नहीं मिला। 300 मकानों को आज यहाँ पे बुलडोजर एक्शन से 1200 हैं। 1200 है आज का एक्शन। हाँ आज से हाँ। आपको भी नहीं मिला? नहीं हमको मिला, ऐसी बात नहीं। मिला है हमें, लड़के को नहीं मिला, हमारे लड़के को नहीं मिला है। उनका राशन कार्ड नहीं है। उसका हमारे साथ में था, राशन कार्ड में नाम था सबका, हमें नहीं मिला। लेकिन एक परिवार से तो फिर एक ही घर मिला है ना। 3 जने, 3 परिवार, 2 की शादी रखी है, 1 की शादी, मतलब नीचे ऊपर ऊपर ऐसे करके बना हुआ था, मगर एक ही राशन कार्ड में नाम था। अब कितने साल पहले यहाँ पे आए थे? ये करीब हो गए हमें 45 करीब हो गए। 45 हाँ। पहले आपने जमीन खरीदी थी या फिर? नहीं खरीदी नहीं थी, ये ऐसी बीबी सिंह। खाली यही कि हमें घर नहीं मिला हमारा लड़के। ये देखो ये आपको घर नहीं मिला? इनको नहीं मिला, लेकिन 3 छोटे बच्चे हैं। वहाँ का था बिजली का बिल वगैरह सब कुछ भरते हैं हम, ठीक है ना। हर महीने बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, सब कुछ हम टोटली सब जमा करते हैं। फिर भी ऐसा हुआ हमारे साथ। खाली एक राशन कार्ड के चक्कर में हमारे लड़के को नहीं मिला। पहले तो जो अहमदाबाद में लोग को आधार कार्ड के दिए, आधार कार्ड से दिए ना सबको। अहमदाबाद में जो फ्लैट दिए थे आधार कार्ड पे संबुल करके दिए थे, कि जैसे कि हर एक राशन कार्ड में अगर 4 फैमिली है उसके पास आधार कार्ड है कि नहीं, तो उस टाइम सरकार ने सबको आधार कार्ड भी दिए थे। मगर यहाँ पर आधार कार्ड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ राशन कार्ड देख रहे हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एक भी चीज कमी है उसको रिजेक्ट कर दिया सीधा। इस वक्त मेरे सहयोगी अनामिका गौड़ और शोएब रजा जुड़े हुए हैं। शोएब बाटला हाउस में है, अनामिका गौड़ इस वक्त कालकाजी में है, और क्योंकि कार्रवाई कालकाजी में शुरू हो चुकी है इसलिए पहले आप वहीं की रिपोर्ट दिखाएं। अनामिका, लोगों की असहमति भली ही हो सकती है, लेकिन ये आदेश तो कोर्ट का है, जो कुछ होना था वो कोर्ट के दरवाजे पर हो चुका है। क्या कार्रवाई की जा रही है आज? बिल्कुल मीनाक्षी, 2015 और 16 में यहाँ का सर्वे किया गया था, जिसमें यह पाया गया था जो कालका जी की भूमिहीन कॉलोनी है, जो जेजे क्लस्टर है, वो इलीगल है, केंद्र की जमीन पे है। बाकायदा 10 साल तक कोर्ट में ये लड़ाई चली और फिर हाई कोर्ट से ये आदेश आया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे हटाया जाएगा, और जो लोग उन मानकों के अंदर आते हैं जिनके तहत उन्हें पुनर्वास किया जाना है, उन्हें पुनर्वास की जो है वो योजना भी बना के फ्लैट्स दिए गए। अगर आप अभी तस्वीरों में देखेंगे तो लगभग आज 350 झुग्गियां तोड़ी जानी थी, और लगभग सभी झुग्गियों को फिलहाल यहाँ पे तोड़ लिया गया है। 1200 झुग्गियां हैं। ये माना जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन कल भी हो सकता है, क्योंकि आज जो निश्चित टारगेट था उसे तो जमींदोज कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आपको अब मलबा नजर आएगा। इससे पहले कल तक इस सड़क के किनारे यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जहाँ पे लोगों ने अपने सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे, बाकायदा 3-3, 4-4 फ्लोर के घर बनाए थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था, पानी आता था, लोग यहाँ रहते थे, यहाँ तक कि दुकानें भी मीनाक्षी बनाई गई थी, जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। लेकिन अब इसमें सियासत शुरू हो गई है मीनाक्षी। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको बहुत भारी एक पुलिस बल यहाँ पे नजर आएगा, अर्धसैनिक बल का नजर आएगा, वज्र वाहन यहाँ पे तैनात किए गए हैं, स्वाट टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि कल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और एलओपी आतिशी सिंह यहाँ पहुंची थी। देखिए अनामिका, ये बात तय है कि कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया है अतिक्रमण हटाने का तो अतिक्रमण हटेगा, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जब अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा था उस वक्त सरकारें क्या कर रही थी, या फिर चाहे वो किसी की सरकार हो, उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था, वो क्यों आग पर पट्टी बांधे बैठा हुआ था। आप बने रहिए हमारे साथ। कालका जी की भूमिहीन बस्ती में बुलडोजर चल रहा है, तो बाटला हाउस में किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो सकता है। यहां पर भी आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बाटला हाउस में भी डीडीए लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे चुका है। डीडीए के नोटिस में कहा गया है कि डेडलाइन पूरी होने के बाद 11 जून से डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद बाटला हाउस में लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने अपने सामान को हटाना शुरू भी कर दिया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नहीं मिली, कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज अब से थोड़ी ही देर के बाद हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। बाटला हाउस में बुलडोजर चलने की तैयारी क्यों है इसे आप समझिए।
यहाँ पर मुरादी रोड और खिचड़ बाबा कॉलोनी में लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। मकानों के बाहर लाल निशान भी लगाया गया। डीडीए का कहना यह है कि ये कॉलोनियां अवैध है, लेकिन लोगों का कहना है कि वे यहाँ पर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनी हुई है, साथ ही बड़े बड़े शोरूम भी खुले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने 26 मई को लोगों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया। इसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। बाटला हाउस में केवल डीडीए ही नहीं, यूपी सिंचाई विभाग ने भी नोटिस चिपकाया है। दरअसल सरकार का कहना यह है कि यहां पर 2 जगह पर अवैध निर्माण हुआ है। खसरा नंबर 279 डीडीए की जमीन है, ये मुरादी रोड पर है और डीडीए का कहना यह है कि यहां पर करीब 3 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है। यूपी सिंचाई विभाग का कहना यह है कि खसरा नंबर 277 पर अवैध निर्माण किया गया। खसरा नंबर 277 पर खिजर बाबा कॉलोनी बस चुकी है और यहां पर करीब 80 मकानों और दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन बाटला हाउस के लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को आदेश जारी कर बाटला हाउस में अवैध निर्माण गिराने को कह दिया। इसी के बाद डीडीए ने अवैध घरों के बाहर लाल निशान लगाए। ओखला के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने डिमोलिशन पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। इस वक्त शुएब रजा बाटला हाउस में ही मौजूद हैं। आज शुएब, आप बताएं लोगों का कहना क्या है, क्योंकि सब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ जिन 2 मामलों का आप जिक्र कर रही है उनमें से जो 277 का जो मामला है सिंचाई विभाग की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उस पर को तो हाई कोर्ट का स्टे लग गया है। तो खिजर जो कॉलोनी है उस पर स्टे है, कुछ दिनों पहले वो लग गया था। लेकिन मामला है अब 279 खसरा नंबर का, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और ये जो लोग हैं इन लोगों के घर है। पूरी जो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ये मुरादी रोड है और ये 279 खसरा नंबर है, जिस पर डीडीए कहता है कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो इसको खाली करा सकता है और उसी के तहत 15 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसकी मोहलत खत्म हो चुकी है। अब कभी भी वो इसको खाली करा सकता है। यही डर है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं जो किराए पर इन घरों में रहते थे या फ्लैट्स में रहते थे, जो किराए पर रहते थे, वो तो अपने मकानों को खाली करके या कहे कि सामान को उठाकर जा रहे हैं। लेकिन जिनके ये फ्लैट्स है उनमें एक घबराहट और बेचैनी है और हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लेकिन इन लोगों को क्या बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करते हैं। सरवर साहब, ये बताएं आप लोगों ने खरीदा कब था, ये सिचुएशन ये आप पहुंची है अब आप कि आपके घर टूटने वाले हैं? ये तकरीबन रहने वाला तो मैं खैर 40-50 साल से यहीं रहता हूँ। ये जो मैंने ख़रीदा था ये भी 15 साल पहले ख़रीदा है। तो इस तरह का यहाँ 40 सालों में या किसी भी 15 सालों में जब से मैं रह रहा हूँ, इस तरह की कोई भी यहाँ मुरादी रोड पे या किसी डीडीए का या किसी का भी कोई मसला नहीं था। तो अब अचानक से पता लगा कि यहाँ ये डीडीए का है। अब उन्होंने डीडीए ने लिखकर ये दिया है कि हमारी 34 बीघे ज़मीन है, 11 बीघे ज़मीन यूपी इरिगेशन में चली गई, 13 बीघे ज़मीन जो है वो हमारे पास एक है, 5 बीघे एक है, वो इतनी जगह। इनका कहना यह है कि 2 बीघे 10 बीसवीं ज़मीन है वो डीडीए की। इन्होंने 3 बीघे ज़मीन जो है वो पीएम उदय को दी है, पीएम उदय में है। तो उसको लेके सब लोग घबराहट में हैं और परेशान हैं। आज हाई कोर्ट में जो है इसकी डेट है, टाइम है। आज ये मुद्दत तो पूरी हो गई जो मोहलत दी थी 15 दिन की। अब आपको लग रहा है कि कहीं डीडीए बुलडोजर लेकर आएगा? हाँ, इसकी बहुत बड़ी घबराहट है और परेशान है लोग यहाँ पर। लेकिन वो डीडीए कह रहा है कि ठीक, शोएब आप अपनी बातचीत जारी रखें और इस मामले से जुड़ी हुई और जानकारी आप इकट्ठा करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले में आज का दिन बहुत अहम है। मेघालय पुलिस मर्डर केस के सभी आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है। बड़ी खबर यह है कि सोनम के बाद बाकी के 4 आरोपियों को भी शिलांग के सदर थाने लाया गया है। अब से थोड़ी देर में सोनम और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगेगी। रिमांड मिल गई, उन्हें आज से पूछताछ शुरू भी करनी है। खबर यह है कि शिलांग पुलिस आज आरोपियों को अपने साथ क्राइम स्पॉट पर भी ले जा सकती है। पुलिस आज आरोपियों को चेरापूंजी के सोहरा ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। फिलहाल सोनम को शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी आरोपी हैं। इंदौर में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
पुलिस को सोनम के प्लान बी के बारे में भी बताया है। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ शिलांग से ही लाइव जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज का दिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण कि आज न सिर्फ सोनम को क्राइम स्पॉट पर ले जाया जा सकता है, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो सकता है। आरोपों की लंबी फहरिस्त है सोनम और उसके कातिल सहयोगियों पर, आरोपियों पर, और साथ ही सवालों की लंबी लिस्ट भी होगी। मीनाक्षी, कुछ देर पहले ही जैसे कि देखा गया कि राज खुशबा, जिसको अभी तक पुलिस मान रही है कि वही प्राइम सस्पेक्ट है, पूरी ये जो कांड हुआ उस कांड का मास्टरमाइंड है, तो उन्हें और उनके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो उन्होंने यानी कि चारों लोगों को फिलहाल के लिए यहाँ पर सदर पुलिस स्टेशन पर लाया गया है। और कल देर रात पे ही जैसे कि देखा गया था कि सोनम रघुवंशी को इसी थाने पे ले आया गया था, यानी कि सदर पुलिस स्टेशन के जो विमेन सेक्शन है, विमेन सेक्शन में लाया गया था। तो फिलहाल कुछ देर पहले ही मेडिकल करवाते हुए पुलिस सदर पुलिस स्टेशन पे पहुंची है चारों आरोपियों को लेकर। इसके साथ साथ सोनम भी फिलहाल इसी थाने जी आमने सामने बैठा के उनको पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ही मेघालय पुलिस के पास जितने भी सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं उसके बदौलत उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो घटना है, घटने के पीछे सोनम ही है और इसके साथ साथ राज खुशबा भी इसके साथ जुड़े हुए थे। हालांकि वो शिलांग तो नहीं आए थे, लेकिन वो इंदौर से ही बैठकर फोन पे कनेक्ट करके सोनम से बातचीत करती रही, लगातार व्हाट्सएप में चैट भी करती रही और पूरे की पूरी लोकेशन और पूरी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये जो पूरी मामला है, इस पूरी मामले के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सभी को आमने सामने बैठा के सबसे पहले तो पूछताछ किया जाएगा। इसके अलावा सोहरा ले जाके जहां पर ये पूरी घटना हुई, ये उस सोहरा पे ले जाकर उस जगह पे भी पूरी जो रिक्रिएशन है वो रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। बिल्कुल ओंकार, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार ओंकार वहां से डिटेल हम तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखें लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर कोई ये सन है जानकर कि क्या सोनम ने ही इतनी बड़ी साजिश रची। सोनम का प्लान बी क्या था? अगर तीनों किलर राजा को मारने में नाकाम होते तो सोनम क्या करने वाली थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक और बड़ा खुलासा आपको दे दूं। राजा रघुवंशी के पिता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा है कि उनका बेटा खुश नहीं था। राजा ने उनसे कहा था कि वो सोनम से शादी करके पछता रहा है। उसने कहा था कि वो सोनम से शादी नहीं करता तो अच्छा होता। सोनम हमेशा अपने फोन में बिजी रहती है, वो उसे टाइम नहीं देती है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजा के पिता ने यह भी कहा कि सोनम के परिवार को उसके अफेयर के बारे में पहले से जानकारी थी। शादी के बाद जब वो मायके गई थी तो उसकी मां से लड़ाई भी हुई थी। ऐसे में जबकि इंदौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी और सोनम उस वक्त भी मौजूद थी जब उसके तीनों जो साथियों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने विभत्स मर्डर किया और सोनम ही इस दौरान कह रही थी इसे खाई में फेंक दो। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राजा रघुवंशी जी के पिताजी भी मौजूद हैं। दुख साफ तौर पर झलक रहा है। सर, अब जो इंदौर पुलिस के खुलासे के बाद किस तरीके का एहसास हो रहा है? उसने ऐसा व्यवहार करा है कि ना तो बच्चों को पास में बात कर, बस बोलो मेरा घर को से बात कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है। तो बच्चा कहता है कि फिर उसकी मम्मी को ऐसे व्यवहार कर रहे कि मैं जैसे कोई उसको भगा के लाया या कुछ शादी अपने धूमधाम से करी, पर उनको अजूब भी कुछ करती है। मतलब संबंध भी नहीं बनाए शादी के बाद, रूम सजा हुआ था लेकिन वो अभी सजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है राजा ने अपनी माँ से ऐसा कहा कि मम्मी बोला कुछ बात ही करने राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अच्छा, ये बोलेगा? हाँ, पछता रहा हूँ। वो बस फोन पे लगी रहती है, मेरे से बात कर राजी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करता, अच्छा रहता। पर अब वो समाज में चलो शादी करी, वो उसके बाद ये फोन पे कहते बोले अपन घूमने जाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति हो जब बच्चा बोला नहीं, बोला फिर सवालों तक नहीं जाते हैं, मंदिर में जाएंगे। तो फिर ये यहाँ के मंदिर गई, अपना अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना, हाँ गए। उसके बाद फिर 4 दिन यहाँ पे रही।
राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राजा को अपने नजदीक नहीं आने दिया था। सोनम ने कामाख्या मंदिर में दर्शन के बहाने से राजा से दूरी बनाकर रखी थी। सोनम ने राजा से कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही पास आएंगे। बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी के बाद अपने मायके जाकर राजा के मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया। इस दौरान वो राज कुशवाहा के साथ लगातार संपर्क में थी। जब प्लान तैयार हो गया तो सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए मना लिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ऐसे राज खुल रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आई। सोनम के पास राजा के मर्डर का प्लान बी भी तैयार था। इंदौर क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राज से कहा था कि उसके दोस्त यानी विशाल, आनंद और आकाश अगर राजा को नहीं मार पाए तो वो खुद ये काम करेगी। सोनम ने राज को बताया था कि वो फोटो लेने के बहाने राजा को पहाड़ से नीचे धक्का दे देगी। सोनम और राज ने यह भी प्लानिंग कर ली थी कि अगर उनके कारनामों की पोल खुल जाती है या किसी को भनक लग जाती है तो ऐसे में वो नेपाल भाग जाएंगे। बड़ा शॉकिंग है। मेरे सहयोगी अनुराग, अमिताभ और ओंकार सरकार दोनों जुड़े हुए हैं। जब प्लान बी अनुराग सोनम ने तैयार कर ही लिया था कि वो नेपाल भाग जाएंगे, तो राजा की हत्या किए बिना नेपाल भाग जाते। एक व्यक्ति की, एक मासूम की हत्या करने का ये खतरनाक प्लान क्यों तैयार किया गया? अभी तक इंदौर पुलिस क्या और जानकारियां जुटा पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात इंदौर पुलिस ने कल खुलासा कर दिया था कि जो चीज मेघालय पुलिस बोल रही थी वो यहाँ की तहकीकात में भी जो संयुक्त दोनों मेघालय और इंदौर पुलिस ने की थी, उसमें जो संयुक्त रैकी चल रही थी उसके हिसाब से ये तय हो गया था कि चारों आरोपियों ने ही हत्या की है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची जा चुकी थी। जिस दिन रोका होता है 11 फरवरी को, तभी ये तय हो चुका था कि मर्डर करना है। 11 तारीख को शादी होती है। 4 दिन बाद 15 तारीख को सोनम जब घर जाती है, वहीं से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है और ये तय हो जाता है कि जब हम 20 तारीख को निकलकर पहुंचेंगे, 21 तारीख को वो पहुंचते हैं वहां और 22 तारीख तक, मैं आपको एक चीज और बता दूं, 21 तारीख को पहुंचने से पहले कल जो हमें क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने बताया कि 2 दिन पहले ही ये तीनों आरोपी पहुंच चुके थे। यानी 21 से पहले ही ये तीनों आरोपी शिलोंग पहुंच चुके थे, रैकी कर रहे थे स्पॉट की। प्लान भी यहां से तैयार होता है। इनका तय हो चुका था प्रोग्राम की 22 तारीख के दिन ही जो है राजा को मौत के घाट उतारना है। लेकिन उस दिन चूंकि चेरापूंजी में बारिश भी बहुत होती है, ज्यादा बारिश थी, मौसम खराब था, इसलिए प्लान बी वहां रुका। इन्होंने तय किया कि 22 तारीख को भी अगर पानी गिरता है या ज्यादा होता है तो खाई से फेंक दिया जाएगा। लेकिन 22 तारीख को मौसम 23 तारीख को साफ रहता और उसके बाद इनका प्लान बी जो है एक्टिवेट हो जाता है और प्लान बी एक्टिवेट होने के बाद उसका मर्डर करके उसे खाई में भी फेंक देते हैं। ये बात जरूर थी कि इसके बाद इन्होंने प्लान किया था इसके बाद ये चारों जो लोग थे ये एक स्पॉट पे मिलते भी हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ पुलिस ने इनके मोबाइल को ट्रेस करना। उसके बाद जो मेघालय पुलिस कह रही है कि 25 तारीख को 2 दिन यहां पर आए और यहां पर इंदौर में आकर रुके। हालांकि इंदौर पुलिस उसकी पुष्टि नहीं कर रही है और यहां से जब उनको लगा कि ज्यादा माहौल गर्मा चुका है, सोनम भी मुंह खोले, उससे भी सवाल पूछे जाए और वो अपना सच खुद उगले। इस बीच इंदौर क्राइम ब्रांच ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया, चारों आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वो राजा और सोनम से पहले से ही गुवाहाटी पहुंच गए थे। राज कुशवाहा ने उन्हें 3 दिन पहले ही पैसे देकर ट्रेन से भेज दिया था। विशाल ने पीछे से राजा पर वार किया था और इस दौरान मौका वारदात पर सोनम भी मौजूद थी। सर, अभी तक मेघालय पुलिस तमाम खुलासे कर रही थी। बड़ा खुलासा अब हुआ है, हत्या कबूल ली है ये जो चारों आरोपी थे। हाँ, जैसे कि जो चारों आरोपियों ने घटना के संबंध में पूछताछ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे, वहां किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। किस तरीके से ये हत्या की गई है, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। इन चारों ने क्या बताया, किस तरीके से वहां पर जब पहुंचे हैं तो ये हत्या की गई है? आरोपी ने ये बताया कि वो उन्होंने वहीं से लोकल से एक हथियार खरीदा था जी,